हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ थॉट ऑफ द डे, दैट इज you do not don't need motivational talks, all you need is action and self discipline। देखो, मैंने आपसे पहले भी ये चीज बोली है कि जब हम बात करते हैं ना कि भाई हाँ, कोई मुझे मोटिवेट कर दे, हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो वो जो मोटिवेशन है वो मैक्स टू मैक्स 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन ऐसे रहेगा। ठीक है, महीना तक चलो लास्ट कर जाएगा। लेकिन जो आपने सेल्फ डिसिप्लिन बनाया होगा, जो आपने अपने शरीर को आदत लगाई होगी कि नहीं, मुझे हर दिन काम करना ही करना है, हर दिन मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकेगा। आपको वो मोटिवेशन जो है, जो 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा लास्ट करने वाली है, वो उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी अडेप्ट हो गई, आपका माइंड उस तरीके से प्रिपेयर्ड होगा कि चाहे कोई भी किंतु परंतु बीच में आ जाए, चाहे कोई भी इफ्स एंड बट्स हो जाए, अप्स एंड डाउन हो जाए, आपने वो काम करना ही करना है, क्योंकि आपकी बॉडी का शेड्यूल उस अकॉर्डिंग बना है, आपने खुद को अपने उस अकॉर्डिंग ढाला है, आपने खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में ढाला है। ठीक है, तो मेहनत तो बेटा आपको ही करनी पड़ेगी। रास्ता बताने के लिए आपको 1000 लोग मिल जाएंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चलना उस रास्ते पे आपको ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। Later this month, 33 scientists will be awarded the Rashtriya Vigyan Puraskar (RVP), the current government's revamped approach to independent India's long tradition of annually अवॉर्डिंग साइंटिस्ट विद प्रॉमिस। बोल रहे हैं कि इस महीने के अंत में, मतलब इसी महीने में होगा, पर बाद में होगा, अभी हाल फिलहाल में नहीं, थोड़ा बाद में हो सकता है, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बाद। तो 33 साइंटिस्ट को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार एक सम्मानित किया जाएगा, और वो दिया जाएगा जो कि इस वक्त की जो मौजूदा सरकार है उसका रीवैम्प मतलब क्या है, किसी चीज को अपने पुनर्निर्माण किया है, उस किसी चीज को अपने रीस्ट्रक्चर करा है। तो ये क्या है, रीवैम्प्ड अप्रोच है। इंडिपेंडेंट भारत के लॉन्ग ट्रेडिशन जो चलता आया है कि हर साल हम साइंटिस्ट को अवार्ड करते हैं, उन साइंटिस्ट को जो विद प्रॉमिस, यानी कि जो प्रॉमिसिंग साइंटिस्ट होते हैं, यानी कि अपकमिंग साइंटिस्ट होते हैं, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया होता है, कुछ इनोवेटिव चीजें की होती हैं, या बहुत अच्छे से अपना काम किया होता है, उन साइंटिस्ट को देते हैं। तो वही जो जब से भारत हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से ट्रेडिशन चला आ रहा है, बड़ा लंबा ट्रेडिशन है, और इसी को रीस्ट्रक्चर किया गया, नए नाम से लेकर आए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो अब अगले महीने 33 साइंटिस्ट को ये अवार्ड मिलेगा। द रीजिक इज इन डूइंग अवे विद द शांति स्वरूप भटनागर एसएसबी अवार्ड्स। तो रीजिक मतलब जो बदलाव आया है, आप बोला ना कि ये रिवैम्प्ड अप्रोच है, कुछ नया किया है, तो नया क्या किया, पुराना क्या था, पहले था शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, वो हटा दिया गया। वंस अवार्डेड टू साइंटिस्ट अंडर 45 बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। तो ये शांति स्वरूप भटनागर एसएसबी अवार्ड्स जो थे, वो 45 साल की उम्र से कम उम्र के जो साइंटिस्ट थे उनको दिए जाते थे, और वो दिए किसके द्वारा जाते थे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR द्वारा दिए जाते थे। इट कंप्राइज अ सर्टिफिकेट, इसमें एक सर्टिफिकेट होता था, अ कैश प्राइज, कुछ कैश होता था, एंड सम एडिशनल मॉनेटरी बेनिफिट्स, और कुछ और पैसे के कुछ बेनिफिट्स होते थे। ठीक है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते थे। द RVP रिप्लेसेस इट विद अ मेडल एंड अ सर्टिफिकेट एंड रिमेनिंग इट रीनेमिंग इट दी विज्ञान युवा एसएसबी। अब आरवीपी के अंदर में क्या होगा, इसके अंदर एक मेडल होगा, एक सर्टिफिकेट होगा, और इसका नाम बदल दिया गया है, विज्ञान युवा एसएसबी रख दिया गया है। देयर आर ऑल्सो अदर आरवीपी अवार्ड्स, और भी कुछ आरवीपी अवार्ड्स होंगे, जैसे कि द विज्ञान श्री, विज्ञान रत्न एंड विज्ञान टीम अवार्ड्स। ये अवार्ड्स के नाम दिए गए हैं, ये भी अवार्ड सम्मानित किए जाएंगे। द लेटर will be for scientists over 45 who have made distinguished contribution in science and technology। लेटर यानी कि जो बाद में नाम दिया गया, यानी कि विज्ञान श्री, विज्ञान रत्न, ये जो है ये उन साइंटिस्ट के लिए होंगे जो 45 साल की उम्र से ज्यादा के हैं, जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब योगदान दिया है। डिस्टिंग्विश मतलब बड़ा ही अद्भुत, प्रतिष्ठित और सेलिब्रेटेड, काफी उच्च योगदान दिया है।
ठीक है, ओवर देयर एंटायर करियर एज वेल, अपने पूरे सफर के दौरान में, चाहे वो 60 साल के हों तो उनने पूरे 60 साल के दौरान में जितना भी योगदान दिया है उसको सम्मानित करने के लिए अवार्ड दिए जाएंगे। सिर्फ 45 साल से कम उम्र के, जैसे कि पहले एसएसबी दिया जाता था, केवल 45 साल से कम उम्र के लोगों को दिया जाता था, वैसा नहीं है। As for team of scientists and technologists with exceptional contribution, और ऐसा ही उन साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट की टीम के लिए भी है जिन्होंने बहुत उम्दा योगदान दिया हो। In theory, the total number of awards under all categories is capped at 56। और अगर theoretically बात करें, जो इसका रिटन परफॉर्मा आया है कि ये रूल्स फॉलो किए जाएंगे, उसमें अगर देखें तो जितने भी अवार्ड्स दिए जाएंगे वो सभी 56 के अंदर केप किए गए हैं, यानी कि 56 अवार्ड्स इन टोटल हमने देने हैं। ठीक है, दो सिलेक्टेड फॉर दिस ईयर आर फ्यूअर दैन द सीलिंग, लेकिन इस साल सिर्फ हमें पता 33 लोगों को मिलेगा, यानी कि 56 लोगों को मिल सकते हैं, मैक्स टू मैक्स इतने लोगों को ये अवार्ड मिल सकता है। इस साल जो केपिंग है उससे बहुत नीचे है हमारा आंकड़ा, केवल 33 साइंटिस्ट को ये अवार्ड मिलेगा। द टीम अवार्ड हैज बीन कन्फर्ड ऑन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चंद्रयान 3 टीम। और जो ये बात कर रहे हैं, हम टीम अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो वो इस बार किसको दिया जाएगा, कन्फर करना मतलब प्रदान करना, किसको दिया जाएगा, इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की चंद्रयान 3 की जो टीम है उसको दिया जाएगा, विच सर्टनली हैज ओवर 3 मेंबर्स, जिसमें सुनिश्चित तौर पे 3 से ज्यादा लोग हैं, 3 से ज्यादा सदस्य हैं। ठीक है, these may well be technicalities and being the first edition of the prizes could be transitional। बोलते ये हो सकता है केवल तकनीकी बारीकियां हों, और क्योंकि ये पहली दफा दिए जाने वाले हैं तो आगे जाके इनमें सुधार भी किए जाए, आगे इनमें जाके कुछ बदलाव भी किए जाए। ठीक है, पहली बार करते हैं कुछ गलती होती है तभी हमें पता चलता है ना कि अच्छा हम इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते थे, या यहाँ पे हम ये चीज करेक्ट कर सकते थे, तो उसके बाद हो सकता है अगली बारी जब ये अवार्ड दिए जाए कुछ बदलाव किए जाए। ठीक है, द लिस्ट ऑफ अवार्डीज spans a wide range of fields from astrophysics to agriculture। बोल रहे हैं अब जिनको अवार्ड दिया जाएगा वो बहुत बड़ी विस्तृत रेंज से आते हैं, यानी कि वो केवल एक ही फील्ड के लोग नहीं हैं, अलग अलग फील्ड के, अलग अलग जॉनर के, अलग अलग साइंटिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो एस्ट्रोफिजिक्स हो, एस्ट्रोफिजिक्स से लेके एग्रीकल्चर तक की फील्ड में जिसने भी कुछ अच्छा काम किया उनको मिलेगा। एंड दिस इज नॉट यूनिक टू द आरवीपी, और ये केवल आरवीपी तक ही सीमित नहीं है, उसके लिए कोई नई चीज नहीं है, यूनिक नहीं है। The awardees are overwhelmingly from centrally funded and the most elite of India's scientific and research institutions such as Indian Institute of Technology। बोल रहे हैं जिनको अवार्ड दिए जाने हैं वो बहुत ज्यादा अत्यधिक सेंट्रली फंडेड, यानी कि सरकार द्वारा जिनको फंड्स दिए जाते हैं उन इंस्टीट्यूट से आते हैं, और मोस्ट इलाइट मतलब सबसे अब उच्च क्लास के, सबसे हाई, अब इसरो हमारे देश का सबसे हाई क्लास इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ऐसी जगहों से ये साइंटिस्ट आएंगे जिनको अवार्ड्स मिलेंगे, वो आएंगे जैसे कि साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन हो गया एंड रिसर्च, या CSIR हो गया, या फिर एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशंस हो गए, यहाँ से ये लोग आएंगे। ठीक है, The RVP Awards were instituted after the Ministry of Home Affairs and heads of science departments concluded in 2022 that there were too many awards being given out by individual scientific departments and that it was necessary to trim them and raise their stature to national awards। बोल रहे हैं अब ये आरवीपी अवार्ड्स देने का क्यों सुनिश्चित किया गया, क्या इसमें क्यों ये चीज करने की कोशिश की गई, ये तब हुआ जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और अलग अलग साइंस डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं उन्होंने 2022 में ये निष्कर्ष निकाला कि बहुत सारे अवार्ड्स अलग अलग साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स जो हैं अलग अलग अचीवमेंट्स के लिए बहुत सारे अवार्ड्स देते हैं, तो उन्होंने सोचा कि इनको कम कर दिया जाए। इतने सारे अलग अलग साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स द्वारा अवार्ड दिए जा रहे हैं, उनका कोई पर्पस नहीं रहता। हम चाहते हैं कि भाई एक तो इनकी स्टैचर मतलब उनका कद, उनका प्रेस्टीज बढ़े, इनको नेशनल अवार्ड्स तक के लेवल तक लेकर आए। तो ऐसा ना हो कि कोई साइंटिस्ट को अवार्ड मिल रहा है तो बाकी साइंटिस्ट जो या फिर जो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको लग रहा है कि क्या फायदा साइंटिस्ट बनके, कुछ होता तो है नहीं, कोई एक आधे दो को भारत रत्न वगैरह मिलेगा, उसके अलावा तो कुछ कोई पूछने वाला है नहीं। तो उनके दिमाग में ये हो कि नहीं, हम अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें अवार्ड्स मिलते हैं, हमें एक्नॉलेज किया जाएगा। ठीक है, तो वो एक्नॉलेजमेंट किया जाएगा, हमें उसका
प्रेज मिलेगा, ये सोच के भी हो सकता है कई लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट दिखाएं, राइट। तो इसका कद ऊंचा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको कम किया जाए, उनकी संख्या को कम किया जाए और इसको नेशनल लेवल का अवार्ड बनाया जाए। While distinguished scientists have always received the Padma Awards, just as those in other fields, the original schema for scientist-specific awards was to encourage them to stick to research. बोल रहे हैं कि बहुत अलग अलग साइंटिस्ट को पद्म अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, बहुत बड़ी उनको पद्म अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ रिसर्च या डेवलपमेंट कर कर ही हासिल किए हों। उनको अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कोई मान लो कोई एरोनॉटिकल साइंटिस्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसने एरोनॉटिक्स की फील्ड में कुछ अच्छा उम्दा परफॉर्म करा तभी उसको पद्म अवार्ड मिला। हो सकता है कि उसने बहुत अच्छा वो स्पीकर रहा हो, बहुत अच्छा वो ओरेटर रहा हो, बहुत अच्छी वो बुक्स लिखता हो, इसलिए उसको अवार्ड मिला है, ठीक है, लेकिन है वो साइंटिस्ट। तो इस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट को पद्म अवार्ड्स मिले हैं, रिपीटेडली मिले हैं, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है कि उनको साइंटिफिक स्टडीज के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही अवार्ड मिला हो, ठीक है। तो अब इसका जो स्कीमा यानी कि रूपरेखा, इसका जो ओपिनियन था, इसको जो ब्लूप्रिंट था ये बनाने के लिए, अवार्ड्स बनाने के लिए, वो ये था कि हम उन लोगों को अवार्डेड करें ताकि उन लोगों को अपनी ही फील्ड में आगे बढ़ने का, आगे रिसर्च करने का, आगे बेहतर करने का एनकरेजमेंट मिलता रहे, प्रोत्साहन मिलता रहे। Whose outcomes are not always immediately tangible and whose impact is not immediately assessed. बोल रहे हैं इस तरीके से उनको स्टिक किया जाए जिनका कि आउटकम जाहिर तौर पे एकदम से तो नहीं आएगा, एकदम से तो उनका आउटकम नहीं मिल जाएगा, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट भी इनका इमिडिएटली नहीं हम एक्सेस कर सकते, लेकिन कोशिश ये थी कि लॉन्ग रन में ये हमें अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। Much like Olympic medals, Nobel Prizes continue to elude Indian scientists and this has been a touchy topic for many governments. बोल रहे हैं जैसा कि ओलंपिक्स में देखा गया, ओलंपिक मेडल्स में देखा गया, सेम उसी प्रकार से नोबेल प्राइजेस में इंडिया को इल्यूड करना, यानी कि इंडिया के हाथ में नहीं आ रहे नोबेल प्राइजेस, इंडियन के साइंटिस्ट के हाथ में नहीं आ रहे, और ये बहुत ही टची, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक रहा है। केवल इस सरकार के लिए नहीं, कोई बोल दे कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट है इसलिए नहीं, सभी सरकारों के लिए, देश की पुरानी भी जितनी भी सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की, चाहे बीजेपी की पहले की सरकारें रही हैं, सबके साथ में ये परेशानी रही है कि नोबेल प्राइजेस जो हैं वो इंडियन साइंटिस्ट के हाथ में नहीं आ रहे। ऐसा माना जाता है कि इंडियन साइंटिस्ट के पास में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इतना ज़्यादा हिंदुस्तान गवर्नमेंट स्पेंड नहीं करती, और बाहर के देशों के जो साइंटिस्ट हैं उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो साइंस और रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, ठीक है। द नेशनल अवार्ड्स आर नॉट अ सब्सिट्यूट और कैटलिस्ट फॉर नोबल्स। अब जाहिर सी बात है नेशनल अवार्ड्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे आगे नोबेल प्राइज की कोई वैल्यू नहीं जी, हमें तो हमारे देश में ये अवार्ड मिल गया, आरवीपी मिल गया, हमें तो नोबेल प्राइज की जरूरत ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। नोबेल प्राइज को सब्सिट्यूट तो नहीं कर सकते या फिर उसको कैटलाइज करना यानी कि उसको कम करना, उसकी क्वालिटी को, उसकी वैल्यू को कम तो नहीं कर सकते ये अवार्ड, जाहिर सी बात है। The government should not assume that scientists only crave honor and recognition. सरकार को ये भी नहीं मान लेना चाहिए कि साइंटिस्ट को केवल अपने काम के लिए ऑनर, सम्मान चाहिए और रिकॉग्निशन, उसकी व्याख्या चाहिए, उसको आप मानते हैं, उसकी पहचान चाहिए, केवल यही नहीं है। साइंटिस्ट की और भी ज़रूरतें हैं। अब कोई साइंटिस्ट, उसकी फैमिली है, उसको फैमिली को भी देखना है। केवल साल में एक बार अवार्ड मिलेगा, उसमें भी इतने ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनमें से केवल 65 को मिलेगा, 65 मैक्सिमम लगा रखा है, 53 या 65 मैक्सिमम कैपिंग लगा रखी है, इतने को मिलेगा, उसमें पता नहीं अपना नंबर आएगा नहीं आएगा, उसमें प्राइजेस में पैसा नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं, हम अपनी फैमिली को कैसे लाइफ सस्टेन करेंगे, ठीक है। तो ये भी तो सवाल है। टू मेनी साइंटिस्ट इन इंडिया लेबर विद मिनिमल फंड्स। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं हिंदुस्तान में जो कार्य करते हैं बिल्कुल न्यूनतम वेज के ऊपर, उनके पास में पैसे नहीं होते, सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स, घटिया इक्विपमेंट्स होते हैं, हाई क्वालिटी इक्विपमेंट नहीं होते, एंड अ डिस्करेजिंग मिलियो मतलब वातावरण, और उनका वातावरण जो है वो बहुत ही निराशाजनक है, डीमोरलाइजिंग है, फोर्सिंग देम टू कम्पीट एट द कटिंग एज ऑफ रिसर्च विद देयर हैंड्स टाइड।
जो कि उनको फोर्स करता है कि बिल्कुल हमने किसके साथ में मुकाबला करना है, कटिंग एज। किसी अब बाकी देशों के पास में कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, रिसर्च करने के बहुत सारे संसाधन है, बेस्ट ऑफ बेस्ट इक्विपमेंट्स है। हमारे देश के पास में सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स है, फंड्स इतने नहीं है, तो हमें उनके साथ में compete करना है। तो हमारे हाथ क्या है इस चीज में, बंधे हुए हैं। यानी कि हमारे हाथ अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं कि भाई वो हमें कुछ मदद करें, वो हमें फंडिंग अप्रोप्रिएट प्रोवाइड करें, हमारी फैमिली सस्टेन कर पाए, तभी हम इस फील्ड में आगे कुछ काम कर पाएंगे। रेजिंग द बजटरी एलोकेशन एंड मेकिंग साइंटिफिक रिसर्च more rewarding in India will do greater service to science than tokenism। बोल रहे हैं कि अगर हम बजट इसका बढ़ाए, साइंटिफिक रिसर्च का बजट बढ़ाए, और इसको और ज्यादा रिवॉर्डिंग बनाया, और ज्यादा इसको कि भाई अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, आपको और ज्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपको फायदा होगा, तो ऐसा अगर इसको बनाए हम अपने साइंटिफिक रिसर्च के ढांचे को, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पूरी साइंस डिपार्टमेंट की, पूरी साइंस की फील्ड के लिए बहुत बड़ी हमारी तरफ से एक सर्विस होगी, सेवा होगी, बजाय कि टोकनिज्म के। टोकनिज्म क्या होता है, एक आधे मन से प्रयास की चलो ठीक है तुमने किया तो मैं दे देते हैं, ऐसा वाला प्रयास नहीं होगा। उनको ये लगेगा कि नहीं ये मैं डिजर्व करता हूँ और मुझे इसके लिए सरकार ने सम्मानित भी किया है, और मुझे इसके लिए अब आगे अपनी रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए मेरे पास पैसा भी है। तो ये दिमाग में उनके होना चाहिए, साइंटिस्ट के भी। और जो हमारी सरकारें हैं जो अपनी पेंशनों को तो काटने का नाम नहीं लेती, बाकी लोगों की दुनिया भर के उनने बजट काट देने हैं, सरकारी एम्प्लॉयज के बजट काट देने हैं, साइंटिस्ट को बजट नहीं देना है, फौजियों के बजट काट देने हैं, तो फिर वही है कि फिर उनके पास में मोटिव क्या रह गया काम करने का। फिर इसीलिए फिर हम बाद में शिकायतें करते हैं कि जी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे देश के साइंटिस्ट बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उसका कारण यही है कि उनको जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी, उनके पास फैमिलीज हैं भाई, फैमिलीज को सस्टेन करना है उन्हें। आपके पास में इतना 2 नंबर का पैसा है ज्यादातर, अब ये नहीं बोल रहे कि हर एक पॉलिटिशियन के पास में है, पर ज्यादातर के पास में है, सबके पास में करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अगर सिर्फ केवल उनको अपने ये जो एमपी एमएलए बने हुए हैं इससे अगर चलाना हो, तो क्या इनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज आ सकती हैं? नहीं आ सकती, बट सबके पास करोड़ों की प्रॉपर्टीज है। आपकी लाइफ सस्टेनेबली चल रही है, सस्टेनेबली से भी ज्यादा लग्जरियसली चल रही है। और साइंटिस्ट हैं जो दिन रात इतना दिमाग लगा के माथापच्ची करके अपना घर, मतलब इतनी अच्छी देश को आगे टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, आगे डेवलप करने की बात कर रहे हैं, आप उनको बजट्स नहीं दे पा रहे। दिस इज क्वाइट अ डेंजरस सिचुएशन एंड इट नीड टू बी रीथिंक ऑफ। ठीक है, इसको हमें रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों, अगर बजट की इतनी कमी है तो बाकी जो पेंशनर हैं, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनकी पेंशन्स कट कर दो, बट वहां पे कोई नाम नहीं लिया जाए। राइट? तो साइंटिस्ट को रिसर्च करने के लिए, अपनी फैमिलीज चलाने के लिए, आगे फर्दर रिसर्च करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको मटेरियल्स चाहिए, मटेरियल्स के लिए भी इक्विपमेंट्स चाहिए, उसके लिए भी पैसा लगेगा, हर चीज के लिए पैसा लगता है। ठीक है, और फिर हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो ऊपर वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ में compete करें, तो हमारी उम्मीद ही गलत है, हम गलत ही जगह पे गलत ही उम्मीद लगा रहे हैं। सेम गोज विद ओलंपिक। ओलंपिक का क्या हाल इस बार हुआ है वो तो हमने देखा ही है। एटलीस्ट कभी जब भी पिछले बार कभी भी ओलंपिक्स हुए हैं तो हमने कम से कम एक आधा गोल्ड तो जीता ही है। इस बार तो इतने हमारे अवार्ड्स के, मेडल्स के लाले पड़े हुए हैं कि कहने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। What is the primary reason behind the replacement of the शांति स्वरूप भटनागर एसएसबी अवार्ड्स विद द राष्ट्र विज्ञान पुरस्कार? बोल रहे हैं जो अभी हाल फिलहाल में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स को राष्ट्र विज्ञान पुरस्कार से रिप्लेस किया गया, उसका क्या कारण था, क्या मुख्य कारण था? तो वो देखो, जो एसएसबी अवार्ड्स थे वो 45 साल से कम उम्र के लोगों को दिए जाते थे, और केवल साइंस की फील्ड में दिए जाते थे, और अलग अलग फील्ड्स में बहुत सारे अवार्ड दिए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने का उद्देश्य ये था कि साइंटिस्ट को, चाहे वो किसी भी एज, किसी भी टीम, किसी भी फील्ड से आते हों, उनको ये अवार्ड दिए जाए, उनको काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको रिवॉर्ड दिया जाए। टू प्रोवाइड ग्रेटर मॉनेटरी बेनिफिट्स टू यंग साइंटिस्ट, इनकरेक्ट है। टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड साइंटिस्ट ऑफ ऑल एजेस एंड टीम्स, बिल्कुल करेक्ट है। चाहे किसी भी टीम का हो, चाहे किसी भी उम्र का हो, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनके काम को मान्यता दी जाए, उनके काम को पहचान दी जाए, और उसके लिए उनको प्रोत्साहन भी दिया जाए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। द आरवीपी अवार्ड्स आर ओनली फॉर साइंटिस्ट अंडर 45 ईयर्स ऑफ एज, इनकरेक्ट है। एसएसबी थे केवल 45 साल से कम उम्र के लोगों के लिए, आरवीपी नहीं है। आरवीपी 45 से ऊपर के लोगों के लिए भी है, चाहे उन्होंने अपने करियर में कितना अच्छा परफॉर्म किया हो उनके लिए, ठीक है। द आरवीपी अवार्ड्स कंप्लीटली एलिमिनेट कैश प्राइजेस, ये नहीं कह सकते कि इसमें बिल्कुल कैश प्राइजेस नहीं है, हाँ इसमें साथ में मेडल्स और सर्टिफिकेट भी शामिल किया गया है, अदर देन एसएसबी। एसएसबी में मेडल नहीं दिया जाता था। The RVP awards aim to recognize contribution throughout the scientist's entire career. बिल्कुल करेक्ट है, साइंटिस्ट के पूरे जीवन काल में अगर उसने उत्कृष्ट रिसर्च डेवलपमेंट का हिस्सा रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज, उसके कार्य को मान्यता देने के लिए आरवीपी अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the key difference between the Shanti Swaroop Bhatnagar SSB Awards and the राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार RVP Awards according to the passage? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है वैसे तो, कि भाई वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अवार्ड्स दिए जाते थे, उनको कम करने के लिए किया गया, एक सिंगुलर अवार्ड उसकी प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए किया गया, तो इसमें बहुत सारे रीजन हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिस्ट किए गए। द एसएसबी अवार्ड्स वर गिवन एनुअली वाइल द आरवीपी अवार्ड्स आर नॉट, ऐसा नहीं है, एसएसबी भी एनुअली दिए जाएंगे, आरवीपी भी एनुअली दिए जाएंगे। द आरवीपी इंक्लूड्स अवार्ड्स फॉर एंटायर टीम्स विच वॉज नॉट फीचर ऑफ द एसएसबी अवार्ड्स, करेक्ट है, आरवीपी में एक पूरी टीम के लिए भी अवार्ड है जो कि एसएसबी में नहीं था। The SSB awards had a larger cash price compared to RVP। देखो यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन किया नहीं गया, पैसेज में कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि उसमें ज्यादा प्राइस था इसमें कम प्राइस था, ऐसा कुछ नहीं बताया गया, तो हम ये कह नहीं सकते, राइट। द आरवीपी फोकसेस ओनली ऑन साइंटिस्ट हु हैव रिसेंटली स्टार्टेड देयर करियर्स, इनकरेक्ट है। एसएसबी में जरूर ये कह सकते थे कि 45 साल की एज तक के लोगों को मिल रहा है, 45 साल, अब कई साइंटिस्ट बनने के कई अवार्ड्स ऐसे होते हैं, कई प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप 45 साल की उम्र में भी साइंटिस्ट बन रहे हैं, तो इसमें हम कह सकते थे कि जो युवा अपकमिंग साइंटिस्ट है उनके लिए अवार्ड था, बट आरवीपी ऐसा नहीं है, आरवीपी सबके लिए है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What does the author suggest is a more effective way to support scientific research in India? ऑथर का क्या कहना है पैसेज के अनुसार कि साइंटिफिक रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए हिंदुस्तान में क्या प्रभावशाली कदम होने चाहिए? तो उन्हें दो चीजें बताई, एक तो उन्हें बोला कि आप इसका बजट बढ़ा दो, ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला कि भाई आप साइंटिफिक रिसर्च का बजट बढ़ा दो, आप उनको रिवॉर्ड करो, रिकॉग्नाइज करो उनके काम को, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ नेशनल अवार्ड्स फॉर साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट के लिए नंबर ऑफ नेशनल अवार्ड्स बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, जब उसमें काम करने लायक ही उनके पास में पैसा नहीं होगा तो वो रिसर्च कैसे करेंगे? पानी से तो रिसर्च होगी नहीं, राइट, पैसा चाहिए, पैसा नहीं होगा रिसर्च कोई करेगा नहीं, नंबर आप 100 कर दो साइंटिस्ट आएंगे ही नहीं, उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, सो इनकरेक्ट है। इनहांसिंग द प्रेस्टीज ऑफ एग्जिस्टिंग अवार्ड, बात वही है, आप प्रेस्टीज बढ़ा दो लेकिन आप उनकी मदद नहीं कर रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाने में, उनके पास में फंड्स नहीं है तो वो रिसर्च कहाँ करेंगे? प्रेस्टीज बेशक आप बढ़ा दो, उससे क्या फायदा होगा? जब तक उनके पास में पैसा नहीं होगा काम करने के लिए तो वहां तो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बात सही है ना, आपने अगर पेपर की तैयारी करी ही नहीं, आपने मॉक टेस्ट दिए ही नहीं, आप पेपर में जाके क्या करोगे? कुछ कर पाओगे? पेपर तो बहुत अच्छा टफ लेवल का आता है, उसमें कम ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं, चलो जॉब अपॉर्चुनिटीज मान लो बढ़ा दी, 1000 वैकेंसी निकलती है, 5000 वैकेंसी निकाल दी, लेकिन बच्चे भी तो उस लायक होने चाहिए ना जो उस 5000 वैकेंसी को फुलफिल कर सके, राइट, तो ये इनकरेक्ट हो गए। रेजिंग बजटरी एलोकेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च, बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने ये चीज जरूर बोली है कि आप साइंटिफिक रिसर्च का बजट बढ़ाओ, क्योंकि अगर बजट बढ़ाओगे तभी साइंटिस्ट रिसर्च कर पाएंगे। According to the passage, what is a significant issue faced by scientists in India? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार हिंदुस्तान में साइंटिस्ट को क्या एक बहुत अहम या बहुत ज्यादा बड़ा मसला उनको झेलना पड़ता है हिंदुस्तान में, तो इनके पास में फंड्स नहीं है, उनके इक्विपमेंट्स खराब है, सब स्टैंडर्ड है, अच्छी क्वालिटी के नहीं है, टॉप नॉच नहीं है। A. Minimal funds and substandard equipments. Option A is correct. Lack of national recognition for their achievements. Incorrect है। नेशनल बेशक ना हो लेकिन उनको एटलीस्ट अपने अपने डिपार्टमेंट्स में अवार्ड्स तो मिलते हैं, बट वो अवार्ड्स कब दिए जाएंगे? जब वो काम कर पाएंगे,
अगेन बात तो वही आगे कि अवार्ड तो दिए तभी जाएंगे ना जब आप काम करोगे, मेडल तो आपके पास तभी आएगा जब आप उस हिसाब से काम करोगे, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ग्रेटर लीडर डोंट इग्नोर ट्रिवियल थिंग्स। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, छोटी छोटी। जो बड़े लीडर होते हैं, महान लीडर होते हैं, वो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं करते, वो उनका भी निष्कर्ष निकालने में, सोल्यूशन निकालने में ध्यान देते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम बताना है ट्रिवियल का। ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, छोटी। स्मॉल मतलब भी छोटी होता है। सीरियस मतलब गंभीर। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक जो हो गई, कैजुअल। अर्जेंट मतलब अति आवश्यक, आवश्यक, ठीक है। तो ऑप्शन ए स्मॉल इज करेक्ट। हर जुडिशियस एक्ट मेड हिम पॉपुलर ओवरनाइट। एंटोनिम बताना है जुडिशियस का। अब देखो बच्चे कई बार फिर से क्वेश्चन पूछते हैं कि सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस गलत होते हैं। सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। वोकैबुलरी स्ट्रांग होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना कैसे है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश माध्यम ने हर एक चीज का सोल्यूशन दिया हुआ है। हम डेली के 3 से 4 एडिटोरियल अपलोड करते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। पेड कंटेंट में 3 से 4 एडिटोरियल जाते हैं, तो आप उनकी एडिटोरियल की वोकैब पढ़ो। वोकैब पढ़ने के साथ साथ में पैसेज पढ़ो। पहले एक बार वोकैब को रीडिंग कर लिया, फिर पैसेज और वोकैब एक साथ पढ़ लिया। थोड़े टाइम आप कंटिन्यूस हफ्ता 2 हफ्ता करोगे, फिर वर्ड्स रिपीट होने लगते हैं और आपको भी याद होने लग जाएगा। लिखने की भी जरूरत नहीं है, लिखो मत। 2 हफ्ते तक आप प्रिंट आउट निकालते रहो। कितना प्रिंट आउट लग जाएगा? अगर मान लो आप 3 4 कर रहे हो तो 15 20 रुपए, 50 रुपए लग जाएंगे। क्या 50 रुपए डेली के आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा है? आप इतना कर नहीं सकते। चलो आप मान लो कि नहीं प्रिंट आउट निकालने, फोन में तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो ना, उसको पढ़ो। दिन में 3 4 बार पढ़ो एक एक पीडीएफ को, ठीक है। आपकी वो कैब अपने आप इंप्रूव होगी। आपको एंटोनिम सिनोनिम तो चुटकियों में हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। इसके आपके नंबर नहीं कटेंगे, गारंटेड है, अगर आप अच्छे से खुद मेहनत करने लगो। देखो फिर बात वहीं आ जाती है, हमने सिर्फ रास्ता बताना है, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, राइट। रास्ता हमने बता दिया, आपके हाथ तक सारा कंटेंट लाके दे दिया, अब पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। आपके लिए मैं तो नहीं पढ़ सकती या हमारी टीम तो नहीं पढ़ सकती, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, राइट। चलिए, जुडिशियस का मतलब होता है समझदार। तो उसका जो समझदारी भरा कार्य था, एक्ट था, उसकी वजह से वो रातों रात बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, प्रसिद्ध हो गई। क्रिमिनल, क्रिमिनल मतलब अपराधिक। अनवाइज, अनवाइज मतलब फूलिश, ना समझी वाला। लॉयल, लॉयल मतलब ईमानदार। लॉफुल, लॉफुल मतलब कानूनी। तो एंटोनिम बताना है, अगर इसका मतलब है समझदार तो अनवाइज का मतलब क्या है? फूलिश। तो ऑप्शन बी अनवाइज इज द एंटोनिम फॉर जुडिशियस। The jovial host welcomed his guests with a warm smile and a hearty laugh. अब jovial का मतलब क्या होता है? देखो वो वेलकम कर रहा है warm smile के साथ और hearty laugh के साथ, मतलब खुश मिजाज है ना। तो खुश मिजाज अगर कोई व्यक्ति है वो क्या है? jovial। यानी कि वो बड़ा खुश मिजाज होस्ट था, बड़ा हंसमुख होस्ट था। उसने अपने सभी गेस्ट का वेलकम कैसे किया? हंस के किया, गर्म जोशी से किया, हंस के किया। अब इसका एंटोनिम बताना है चीयरफुल। चीयरफुल तो खुश होता है। पिट्यूलेंट मतलब चिड़चिड़ा। बॉयंट मतलब उत्साही। कन्वाइवियल, कन्वाइवियल का मतलब होता है मिलनसार। तो यहाँ पे पिट्यूलेंट का मतलब क्या हो गया? चिड़चिड़ा। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा एंटोनिम? ऑप्शन बी इज करेक्ट। I am trying to study if it is impossible with all this noise. मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं अगर वो इतनी सारी नॉइज के साथ में इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो देखो, जब आप उसको, एक व्यक्ति को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन बता रहे हो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है या मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ पर इतनी सारी आवाज हो रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा। इफ तो है एक कंडीशनल क्लॉज, वो तो कंडीशन को बताता है। तो जब आप उसको करंट सिनेरियो बता रहे हो उसमें कंडीशन कैसे आ गई? कंडीशन नहीं आएगी। यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट बताना है कि भाई मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन, जब लेकिन की बात आती है तो किंतु परंतु क्या है? बट। दैट इज इम्पॉसिबल, बट इट इज इम्पॉसिबल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सुरेश स्टोल माई बुक, उसने चुराई मेरी किताब, ठीक है। पास्ट की घटना है, वो चुरा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में करेंगे, सुरेश क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। स्टोल पास्ट वर्ब है। माई बुक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। माई बिलोंगिंगनेस बता रहा है, ऑब्जेक्ट बुक ऑब्जेक्ट है, तो माई बुक पूरा ही हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। अब क्या हो जाएगा? माई बुक ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। माई बुक वॉज स्टोलन, क्योंकि वो चुरा ली गई है, चुरा ली जा चुकी है। अभी नहीं चुरा रहा, करंट में नहीं चुरा रहा, कार्य हो चुका है, कंप्लीट है टास्क, उसने चुरा ली, ठीक है। तो माई बुक वॉज स्टोलन बाय
किसके द्वारा? सुरेश। ठीक है। माई बुक इज बींग, अभी नहीं चुराई जा रही, इज बींग स्टोलन, अभी नहीं चुराई जा रही, चुराई जा चुकी है। गॉट स्टोलन, गॉट नहीं आएगा। माई बुक वॉज स्टोलन बाय सुरेश, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हैविंग अ चिप ऑन वन शोल्डर, ईडियम का मीनिंग बताना है। इसका मतलब होता है किसी से के साथ में चिड़चिड़ा सा, व्यवहार वाला, अनफ्रेंडली सा रवैया रखना। हैविंग एन अननेसेसरी फीलिंग ऑफ गिल्ट, बेवजह ही आपराधिक बोध में डूबते जाना। हैविंग एन इरिटेटेड एंड अनफ्रेंडली एटीट्यूड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। He has been, everyone he knows, so upset about him so rude to, divorce and that made। अब देखो, everyone he knows, जिस किसी को भी वो जानता है। हम किसकी बात कर रहे हैं हमें नहीं पता, बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। सो अपसेट अबाउट हिज, बहुत ज्यादा अपसेट था अपने किसी चीज के बारे में, तो सी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। हिम सो रूड, हिम जो है ये भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, डी भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। ई डिवोर्स एट दैट मेड हिम, डिवोर्स की बात करें लेकिन किसका डिवोर्स, ये भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्या आएगा हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में ए फर्स्ट स्टेटमेंट है। ही हैज बीन, वो रहा, वो बहुत ज्यादा है, क्या है? सो अपसेट अबाउट हिज, बहुत ज्यादा दुखी है, अबाउट हिज क्या? अपने डिवोर्स के बारे में, तो ए सी ई, अबाउट हिज डिवोर्स दैट मेड हिम सो रूड। डी, किसको रूड है? टू, किसके प्रति रूड है? टू एवरीवन ही नोज। बी, ए सी ई डी बी, ए सी ई डी बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। शी इज पेनफुली इंट्रोवर्टेड बट एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो बड़े ही पेनफुली, मतलब ये नहीं कि दर्दनाक रूप से, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्टेड है, बहुत ही ज्यादा शाय है। इंट्रोवर्टेड क्या होता है? रिजर्व नेचर के लोग जो ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते, तो ये बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्टेड है। और लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। अब हमें इंट्रोवर्टेड का सिनोनिम बताना है। शाय मतलब भी शर्मीला व्यक्ति जो ज्यादा घुल मिल नहीं सकता। आउटस्पोकन, आउटस्पोकन मतलब बिंदास, एकदम स्पष्ट क्लियरली बोलने वाला, मुंह पे बोलने वाला। सोशल, सोशल मतलब सामाजिक। बोल्ड मतलब साहसी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए शाय इज द सिनोनिम फॉर इंट्रोवर्टेड। Everyone sincerely and positively were ready to find the solution for the serious issue of sewage system। बोले हर एक व्यक्ति, हर कोई जो था वो वाकई ही सिंसियरली और पॉजिटिवली, मतलब एक अच्छा ओपिनियन रख के, पॉजिटिव ओपिनियन रख के कि हम इस समस्या का हल निकाल लेंगे, ऐसा सोच के तैयार था, तत्पर था सोल्यूशन निकालने का। किस चीज का? जो सीवेज सिस्टम का बहुत ही गंभीर मसला है उसका सोल्यूशन निकालने का। तो जब एवरीवन बोला जाता है, एवरीवन क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। एवरीवन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर जब सब्जेक्ट है तो उसके साथ में जो वर्ब आएगा वो भी तो सिंगुलर आएगा ना। वॉज, वर, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या बताते हैं? सिंगुलर प्लूरल टेंस बताते हैं साथ में। वॉज आएगा क्योंकि एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर तो है प्लूरल, तो ये तो आ नहीं सकता। एवरीवन सिंसियरली एंड पॉजिटिवली वॉज रेडी, everyone were sincerely and positively ready, नहीं, everyone was sincerely and positively ready, option B is correct। what to tell you and how to say it, तुम्हें क्या बताएं और कैसे कहें। and there is darkness everywhere, और हर जगह डार्कनेस है। and से शुरुआत हो रही है, B फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। and अगेन and से शुरुआत हो रही है, C भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। I do not quite know, और मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता? द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स, हमारे जीवन से रोशनी जा चुकी है। तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट है। आप अपने फ्रेंड को फोन करो बड़े दुखी आवाज में, यार सब खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ऐसे ही शुरुआत करोगे तो उसने क्या बोला है कि हमारे जीवन से रोशनी जा चुकी है। द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स। डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। डी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी करेक्ट। मिल गया आंसर। ठीक है, हमारे जीवन से लाइट जा चुकी है। एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर, और हर तरफ अंधकार ही अंधकार है। ये हो गया सेकेंड।
थर्ड होगा और मुझे पता नहीं है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं और कैसे बताऊं, मैं तुम्हें क्या बताऊं और किस मुंह से बताऊं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो ये 3 एंड ये हो गया 4। तो डी बी सी ए ऑप्शन बी इज करेक्ट। The idea of investing all of his savings in a risky startup seemed like an act of lunacy टू हिज फाइनेंशियल एडवाइजर। बोल रहे हैं जो उसका विचार था कि वो अपने जीवन की सारी सेविंग्स जो है वो एक रिस्की स्टार्टअप में लगा दे, ये उसका जो फाइनेंशियल एडवाइजर था उसको ये आइडिया लूनेसी लगा, यानी कि पागलपन का लगा। ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, समझदारी का लगा। सैनिटी, सैनिटी मतलब समझदारी। डिसमे मतलब चिंता का, निराशा का। डिल्यूजन मतलब भ्रांति का। इनसैनिटी मतलब पागलपन। एंटोनिम क्या हो जाएगा, समझदारी, ये पागलपन है तो ये क्या हो गया, समझदारी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Whenever Suzanne received letters from the police, she dash ignored them. जब भी सुजैन को पुलिस से लेटर्स मिलते थे तो वो क्या करती थी, जानबूझ के उनको इग्नोर कर देती थी। इंटेंशनली, इंटेंशनली आप बोलना चाहते हैं, इंटेंशनली के स्पेलिंग INTENTIONALLY ये होते हैं इंटेंशनली के स्पेलिंग। तो TA नहीं आएगा, IE नहीं आएगा, इंटोनिंगली नहीं होता, इनकरेक्ट है। इंटेंशनली डी नहीं आता, क्या होगा, इंटेंशनली। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जानबूझकर। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, सेम ही स्टेटमेंट है, ठीक है, अलग नहीं है। इनमें एक स्टेटमेंट है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है, हमें वही स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है जिसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। ठीक है, इन स्पाइट करेक्ट है, ऑफ द चैलेंजेस, चैलेंजेस की स्पेलिंग करेक्ट है। पोस्ट, पोस्ट की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, POSED पोस्ट। बाय द पेंडेमिक, पेंडेमिक की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, DE आता है पेंडेमिक। द कंपनी अडेप्टेड, अडेप्टेड के करेक्ट है। टू रिमोट वर्क एंड सक्सेसफुली मेंटेन्ड प्रोडक्टिविटी लेवल्स, तो यहाँ पे 2 स्पेलिंग एरर हो गई, ये इनकरेक्ट हो गया। इन स्पाइट ऑफ चैलेंजेस posed by pandemic, the company adapted to remote work and successfully double L आएगा, maintained productivity, productivity I आएगा, levels। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। in spite of challenges posed by the pandemic करेक्ट है। the company adapted to remote work and successfully मेंटेन्ड प्रोडक्टिविटी लेवल्स करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, द पर्सन हु डिसलाइक्स एंड डिस्ट्रस्ट अदर पीपल, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों को विश्वास नहीं करता, उनको पसंद नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोप। एंथ्रोप मतलब मानव, मिस मतलब गलत, उसका नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो मानव से दुश्मनी रखने वाला, ह्यूमन सोसाइटी को नापसंद करने वाला, ह्यूमन मैनकाइंड को नजरअंदाज करने वाला, वो क्या हो गया, मिसएंथ्रोप। तो वो जो मिसएंथ्रोप था वो अकेला रहता था, लिव्ड अलोन इन अ सेक्लूडेड केबिन डीप इन द वुड्स, घने जंगल में एक इकलौते अलग थड़क पड़े केबिन में रहता था, अकेला रहता था। फार अवे फ्रॉम दी हसल एंड बसल ऑफ सोसाइटी, तो समाज का जो रोजमर्रा का किचकिच होता है उससे बहुत दूर रहता था। क्या है, मिसएंथ्रोप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। हर्मिट मतलब सन्यासी। रेक्ल्यूस मतलब एकांत को पसंद करने वाला। सो ऑप्शन ए मिसएंथ्रोप इज करेक्ट। The gentle lapping of waves dash for the shore was the only thing that could be heard. For अब आप मान लो किसी कंपटीशन में पार्ट कर रहे हो, डिबेट कंपटीशन में, आप क्या करते हैं, या तो फॉर द मोशन बोलते हैं या अगेंस्ट द मोशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर का मतलब क्या हुआ, उसके पक्ष में, ऐसे ही लिखते हैं पक्ष, और अगेंस्ट मतलब हो गया विपक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर बोला जा रहा है कि जो जेंटल, बहुत आरामदायक लैपिंग, वेव्स की लैपिंग थी, फड़फड़ाहट थी। क्या होता है, किनारे पर आके वेव्स एक के बाद एक के बाद एक किनारे से टकराती हैं, वो जेंटल था, बहुत ज्यादा हार्श नहीं था, जेंटल था। तो क्या करती हैं, शोर के अगेंस्ट में टकराती हैं, उसके पक्ष में थोड़ी टकराती हैं, उसके विपरीत आके टकराती हैं। तो क्या होगा, अक्रॉस द, पूरे मतलब अक्रॉस मतलब पूरे, उस पूरे के दौरान में, अक्रॉस मतलब पूरे, एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक। बीनीथ मतलब उसके नीचे,
प्रो प्रो मतलब समर्थन में, अगेंस्ट मतलब उसके विरुद्ध, तो शोर के अगेंस्ट में आके टकराएंगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Teenage is a dash of life that everyone goes through between childhood and adulthood. तो एक स्टेज है लाइफ का, पार्ट है लाइफ का। टीनेज इज अ फेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ, जो कि हर एक व्यक्ति जिससे गुजरता है। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में टीनेज आती है। ड्यूरिंग दिस टाइम टीनेजर्स गो थ्रू मेनी चेंजेस बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। और ये ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे अगर आपने कुछ गलती करी तो आपको बोलेंगे तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें तो ये आना चाहिए था, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो चुके हो। और अगर आप किसी चीज की डिमांड करेंगे या कुछ मांगेंगे या कुछ करना चाहेंगे, नहीं नहीं तुम अभी बहुत छोटे हो। तो ये एक ऐसी एज है जहाँ पे आपको पता नहीं होता कि आप बड़े हैं कि छोटे हैं। ना पेरेंट्स को पता होता है कि आप बड़े हैं या छोटे हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं इस समय के दौरान में टीनेजर्स बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल चेंजेस से गुजरते हैं। दे में एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, क्योंकि प्यूबर्टी भी इसी टाइम पे हिट करती है, तो कई लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं। हैव डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, ये ऐसा समय होता है जिस टाइम पे बच्चे अपने माँ बाप से थोड़ा कटने लग जाते हैं, अलग होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी आती है। एंड समटाइम्स डैश इम्पल्सिवली, और कई दफा आप एक्ट करते हैं इम्पल्सिवली, यानी कि एकदम रेज में आपने कुछ कर दिया, गुस्से में कहीं दीवार पे हाथ मार दिया, या गुस्से में मम्मी को जोर से बोल दिया, पापा को कुछ गलत बोल दिया। तो ये ऐसा दौर होता है जिस टाइम पे बच्चों के बिगड़ने और संभलने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। Teenagers are also trying to figure out their place in the world and may face pressure from peers. Teenagers जो है वो ऐसे होते हैं जिनको अपनी अभी दुनिया में जगह पता नहीं, उनको ये नहीं पता कि उनको करना क्या है, क्या उनका उद्देश्य है लाइफ का। वो लोग फिगर आउट कर रहे होते हैं और उनको अपने सहयोगियों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। किसी का बच्चा अगर, क्योंकि यही टाइम है 10th 11th 12th आप कर रहे होते हैं उस टाइम पे, राइट। और उस टाइम पे 10th में आपको अपना करियर भी डिफाइन करना है, आपको पता नहीं है कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आपको चूज करना है कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, आपको समझ में कुछ आ नहीं रहा, प्रेशर सबसे पड़ा है कि फलाने का बच्चा तो इतने अच्छे नंबर लेकर आया, तू तो नंबर नहीं लेकर आता, तू क्या करेगा, तू इंजीनियरिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा, राइट। तो ये सारा प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है, डैश टू सर्टेन एक्सपेक्टेशन, ताकि उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो जाए। It is important for teenagers to have a support system that allows them to explore their interests. तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन टीनेजर्स के लिए एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम तैयार करें जो कि उनको अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है वो जानने में मदद करे। डेवलप देयर ओन आइडेंटिटी, जिससे वो अपनी खुद की पहचान बना सके, एंड मेक हेल्थी चॉइसेस, और वो अच्छी हेल्दी चॉइसेस करे, बनाए। अब कोटा में कई सारे टीनेजर्स की हमने सुसाइड की घटनाएं सुनी हैं। क्यों सुनी है? अगेन पीयर प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर, सोसाइटीज प्रेशर। ठीक है, नहीं कर पा रहे, उनका शायद दिल की इच्छा नहीं थी, लेकिन माँ बाप की एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, इसलिए वो चले गए वहां पे। अब बेचारों को नहीं है उस चीज में इंटरेस्ट, नहीं समझ में आ रहा, नहीं कर पा रहे पास, तो क्या कर रहे हैं, राइट। तो उनके पास में सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा माँ बाप नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, नहीं होगा तो घर वापस आ जा, हम कुछ और सोचेंगे, या तेरा बता किसमें इंटरेस्ट है, ऐसे पूछने वाले बहुत कम है। Despite the challenges that come with being a teenager, it can also be an exciting and transformative time. बोल रहे हैं बावजूद इसके कि टीनेजर्स बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय होता है, इसी समय में आप इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव, अपने जीवन में बदलाव लाने वाला भी बना सकते हैं। टीनेजर्स हैव द डैश टू लर्न न्यू स्किल्स, उनके पास में पावर होती है नई स्किल सीखने की। मेक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स एंड एक्सप्लोर न्यू एक्सपीरियंसेस दैट कैन शेप देयर फ्यूचर, आप इसी दौरान में अपने उम्र भर के दोस्त बना सकते हैं जो आपके साथ उम्र भर रहेंगे, और आप इसी समय में अपने फ्यूचर को चेंज करने वाले एक्सपीरियंसेस भी देख सकते हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं जिनसे आपका फ्यूचर पूरी तरीके से बदल जाए। It is important for parents, educators, and other adults to provide teenagers with guidance, support, and resources that can help them dash the challenges of adolescence. तो बोल रहे हैं कि ये educators की,
पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए या दूसरे जो भी एडल्ट्स हैं घर में उनके लिए कि वो टीनेजर्स को प्रॉपर गाइडेंस दें, उनको प्रॉपरली गाइड करें, उनको सपोर्ट करें, उनको वो संसाधन दें जो कि उनकी मदद कर सकें। जो भी युवा अवस्था है, किशोरावस्था है, इसके जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं उनसे निपटने में उनकी मदद करें। फर्स्ट है टीनेज इज अ डैश ऑफ लाइफ। ट्रांजिशन मतलब परिवर्तन, बदलाव। फेज मतलब एक अवधि, एक समय सीमा है, एक टाइम पीरियड है, तो ये फेज है एक लाइफ का। फीलिंग मतलब कुछ भावना है। माइलस्टोन मतलब कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव है, तो ये एक फेज है लाइफ का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। They may experience mood swings, have difficulty expressing their feelings and sometimes dash impulsively. आप एकदम से एक्ट करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो आप क्या करते हैं? समटाइम्स एक्ट इम्पल्सिवली। प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, कुछ नाटक करना। रन मतलब दौड़ना। प्ले मतलब खेलना। तो इस टाइम पे ना आप दिखावा कर रहे होंगे, ना आप दौड़ रहे होंगे, ना आप प्ले कर रहे होंगे, आप क्या करोगे? एक्ट कर रहे होंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Teenagers are also trying to figure out their place in the world and may face pressure from peers, parents and society to dash to certain expectations. To certify मतलब प्रमाणित करना। Match मतलब मेल खाना। Confirm मतलब किसी चीज के अकॉर्डिंग किसी चीज का पालन करना। अपील मतलब कुछ अट्रैक्ट करना, किसी चीज का आवाहन करना। तो यहाँ पे वो कुछ एक्सपेक्टेशंस का पालन करें, ये उनसे उम्मीद की जाती है, ये प्रेशर होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। टीनेजर्स हैव द डैश टू लर्न न्यू स्किल्स। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। कैप्टिविटी मतलब कि वो किसी चीज के बंधन में है। अपॉर्चुनिटी उनके पास में मौका है। एबिलिटी मतलब क्षमता है, तो उनके पास में अपॉर्चुनिटी है कि वो नई स्किल्स सीख सकें। ऑप्शन सी इज करेक्ट। It is important for parents, educators, and other adults to provide teenagers with guidance, support, and resources that can help them dash the challenges of adolescence. Correlate मतलब किसी के साथ में संबंधित करना। Propagate मतलब किसी चीज को आगे फैलाना, प्रचार करना, प्रसार करना। कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना। और रिड्यूस मतलब कम करना। तो क्या किया जाए? उनको ऐसे हेल्प रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए जो उनकी इस किशोरावस्था के जो चैलेंजेस हैं उसको कम करे। रिड्यूस करे मतलब कम करे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।